हेलो दोस्तों, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूँगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट। यानी स्ट्रेंथ एक वो एबिलिटी होती है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? सामर्थ्य, जिसको हिंदी में सामर्थ्य बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मटेरियल पर अगर कोई लोड लगता है तो उसको उसको टूटने से बचाता है। वो होता है स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है हुआ, इसका ऑप्शन हुआ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विथ ब्रेकडाउन और यील्डिंग। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विथ ब्रेकडाउन और यील्डिंग। ठीक है, और ये डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस ये स्टीफनेस कहलाता है, और फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड ये टफनेस कहलाता है। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो इसके बारे में आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो मटेरियल के प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे स्टीफनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस या फिर ब्रिटिलनेस, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो एक एक चीज़ें हम इसमें से समझते हुए पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टीफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू है। स्टीफनेस एक ऐसा मटेरियल की एबिलिटी होती है जो कि अंडर स्ट्रेस में कोई मटेरियल रहता है तो उसको प्रतिरोध, मतलब उसको डिफॉर्म होने से रेसिस्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, यानी ये सही है। थर्ड क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इट इज़ कॉल्ड क्या? तो ये होता है टफनेस। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई हाई इम्पैक्ट लोड लगता है तो उसको वो प्रतिरोध करता है, तो वो टफनेस कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इट्स कॉल्ड। जब किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, जब उस पर कोई लोड लगे, जैसे कोई उस पर मटेरियल पर लोड लग रहा है तो वो डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली, हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, और डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी जब किसी मटेरियल पे लोड लगता है तो वो एक वायर के रूप में एक लंबा से खींचता हुआ चला जाता है, वो डक्टिलिटी, जिसको हम हिंदी में तन्यता बोलते हैं। और मलेबिलिटी क्या होती है? मलेबिलिटी ये होती है जब किसी मतलब मटेरियल पर अगर उसमें मलेबल है, यानी उस पर लोड लगेगा तो क्या होगा, वो उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो उसको थिन शीट्स के रूप में रोल्ड कर देगा। यानी लोड लगेगा तो वो एक समझ लो एक चादर के रूप में वो फैल जाएगा। अब ब्रिटिलनेस क्या होता है? ब्रिटिलनेस बताया अभी, जब उस पर ब्रिटिलनेस मीन्स होता है जब किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत जब उस मटेरियल पर लोड लगता है तो वो उसको रेसिस्ट तो करता है, लेकिन लास्ट पोजीशन पे, लास्ट में क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो ब्रिटिलनेस हुआ है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हुआ? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली, तो ये हो गया इसका प्लास्टिसिटी। पांचवा क्वेश्चन है, द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू टू विच इज। डक्टिलिटी क्या होता है? मैंने क्या बताया? कैन बी ड्राई इन टू वायर, वायर के रूप में जिसको खींचा जा सके। डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू विच इट कैन बी रोल्ड आर हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, malleability is the property of material due to which it can be rolled or hammered into thin sheets, thin sheets के रूप में रोल किया जा सके, तो वो क्या होता है? एग्री है, सही है, malleability के अंतर्गत ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डिजायरेबल फॉर मटेरियल यूज टू टूल्स एंड मशीन्स। टूल्स और मशीन्स के लिए कौन सी मतलब मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो वो कौन सी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लास्टिसिटी होगा मतलब परमानेंट डिफॉर्म। प्लास्टिसिटी के अंतर्गत क्या होता है? ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत किसी मटेरियल पर अगर, जैसे मटेरियल है उस पर लोड लगा तो क्या वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो वो प्लास्टिसिटी होता है। डक्टिलिटी क्या होता है? जब उस पर लोड लगेगा तो वो एक थिन वायर के रूप में फैल जाएगा, दैट इज डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या बताया? जब किसी मटेरियल पे लोड लगता है या फिर उस पर फोर्स लगता है तो वो थिन शीट्स के रूप में रोल किया जा सकता है। और इलास्टिसिटी, लोड लगेगा तो डिफॉर्म होगा, लोड हटा देगा तो वापस अपने प्री पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज इलास्टिसिटी। तो जो मशीन्स की टूल्स होते हैं वो भी इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
नेसेसरी फॉर फोर्जिंग इट स्टैम्पिंग इमेज ऑन कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स इज, ठीक है, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नेसेसरी आवश्यक होता है फॉर फोर्जिंग इन स्टैम्पिंग इमेज, मतलब किसी मटेरियल को उस पर स्टैम्प करके कोई इमेज बनाना है, कॉइन बनाना है, या फिर खिलौनों का कोई वर्क है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, यानी लोड लगेगा तो वो उस शेप में फॉर्म हो जाना चाहिए, तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, तो वो है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्ट्स टू शॉक्स इन इम्पैक्ट लोड, ठीक है, मटेरियल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, विच प्रॉपर्टी विच इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक इन इम्पैक्ट लोड, तो वो क्या होता है, ब्रिटलनेस। प्रॉपर्टी डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड, तो हो गया ब्रिटलनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल, स्प्रिंग मटेरियल का नाम ही आएगा तो आप सबसे पहले रेजिलियंस लगा लीजिएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही स्प्रिंग मटेरियल काम करता है, ठीक है, रेजिलियंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टफनेस ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज हीटेड, गर्म करते हैं जब किसी मटेरियल को तो उसका टफनेस क्या होता है, कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, मैक्सिमम डक्टिलिटी किस मटेरियल का होता है, तो वो होता है माइल्ड स्टील का, ठीक है, माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होता है, यानी इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, यानी डिफॉर्म होते हुए एक थिन शीट्स के रूप में, थिन वायर के रूप में हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिल मटेरियल व्हेन सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन, ठीक है, ब्रिटिल मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन, तो ये क्या है, सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्टोर्शन इज कॉल्ड, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कोई लोड लगता है तो वो टूट जाता है, तो किसकी वजह से होता है, तो ब्रिटिलनेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, ठीक है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैन कट अनदर मटेरियल, ठीक है, हार्डनेस की वजह से ही किसी चीज़ पे हम जब उस पर लोड लगाते हैं, यानी हार्ड, जैसे वो हुआ छिन्नी हथौड़ी, आपने लोगों को देखा होगा, तो क्या होता है, जो वो होता है ना, जो हथौड़ी जिसपे हम हथौड़े से जिसपे हम मारते हैं उसको छिन्नी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो बहुत हार्ड बनाया जाता है ताकि वो सामने वाले मटेरियल को काट सके, तो उसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा कैन कट अनदर मटेरियल। और ऑप्शंस को देख लेते हैं, कैन बी ड्राई इनटू वायर, तो ये क्या हुआ, डक्टिलिटी हुआ। नेक्स्ट ये क्या है, ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट प्लास्टिसिटी के बारे में बोल रहा है। कैन बी रोल्ड एंड हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये मेलेबिलिटी के बारे में बोल रहा है। तो हार्डनेस का क्या होगा, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन कट अनदर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन इज ए डक्टाइल मटेरियल, कास्ट आयरन डक्टाइल मटेरियल तो होता नहीं है, कास्ट आयरन क्या होता है, ये ब्रिटिल मटेरियल होता है, तो ये है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम मैलिएबिलिटी, विच आर द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम मैलिएबिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है लेड में। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इन प्लास्टिक रेंज इज कॉल्ड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से एब्सॉर्ब करता है एनर्जी को, और इन प्लास्टिक रेंज इज कॉल्ड, तो क्या होता है, वो रेजिलेंस कहलाता है। द मैलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, द मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वैरायटी ऑफ विच ऑफ मटेरियल, तो क्या होता है, मैलिएबिलिटी के बारे में क्या बताया मैंने कि कैन बी रोल्ड एंड हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स, मटेरियल की एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। डक्टिलिटी बिल्कुल गलत है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का नाम ही है तो प्लास्टिसिटी आप
प्लास्टिसिटी के अंतर्गत आता है, यानी वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। ये इनकरेक्ट हुआ। द स्टीफनेस इज द प्रॉपर एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट। स्टीफनेस क्या होता है? डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। आयरन ओर इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड। कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी होता है, FeCO3 ऐसे कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के भी फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन ओर मोस्टली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। ठीक है, आयरन ओर मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन के लिए कौन सा आयरन ओर इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सेडेराइट। तो आयरन ओर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? हेमेटाइट। आपको बता दो कि मैग्नेटाइट में कितना % आयरन होता है? वो है 72% या फिर इससे ज़्यादा। हेमेटाइट में 70% होता है और लेमोनाइट में 40 से 45% होता है। सेडेराइट में बहुत कम होता है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मैग्नेटाइट को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, लेकिन हम यूज करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट चूज करने का ये रीज़न होता है कि इसका रिडक्शन प्रोसेस काफ़ी स्लो, अच्छा होता है, मतलब फास्ट होता है, इजी होता है, ये कह सकते हैं। इसलिए हेमेटाइट को यूज किया जाता है पिग आयरन के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आयरन और मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, तो ये हेमेटाइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट आयरन और कंटेन आयरन अबाउट। तो मैंने क्या बताया, हेमेटाइट में 70% होता है आयरन। ठीक है, Fe 70% होता है। ठीक है, फेरस। ब्लास्ट फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस। ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है प्रोड्यूस किसमें? तो पिग आयरन में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस को किस में बनाया जाता है? पिग आयरन में इसका रिडक्शन प्रोसेस होता है। कास्ट आयरन किस में होता है? तो वो है क्यूपोला। क्यूपोला जो आपने सुना होगा, भट्टी, ये फर्नेस होता है, क्यूपोला के में कास्ट आयरन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटी लाइक क्ले, सैंड, etc फ्रॉम द आयरन और बाई वॉशिंग विथ वाटर। ये नहीं होता है। एक्सपेलिंग मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं। रिड्यूसिंग द ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्लक्स। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है कि उसमें आयरन और वगैरह डाल के, उसमें लाइम डोलाइम सब डाल के उसमें क्या करते हैं? रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस, उसको पिघला के ऐसे रिडक्शन। स्मेल्टिंग में आपको इसको कैसे याद रखेंगे? स्मेल्टिंग यानी मेल्ट, पिघलाना। पिघलाना यानी पिघलाने वाला प्रोसेस कब आएगा? ना कि इस पिघलाने वाला प्रोसेस कब आएगा? जब उसको हम आयरन और लाइम डोलाइम वगैरह डाल के और उसमें रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स डाल देते हैं। फ्लक्स का क्या यूज होता है? अब फ्लक्स मतलब जब जब आयरन ओर को पिघलाते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जल्दी पिघलते नहीं हैं, मीन्स नॉन कंडक्टिंग है, फिर कह सकते हैं जैसे मटेरियल होते हैं, उसमें फ्लक्स डाल देते हैं। तो वो उसको क्रिया करके यानी रिएक्शन करके उसको ईजी तरीके से पिघलाता है और उसमें से Fe को अलग करता है और स्लैग्स के फॉर्म में अलग कर देता है। ठीक है, तो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस क्या हो, कितना होता है? 30 मीटर होता है। मैं ब्लास्ट फर्नेस का एक सिंपल ईजी वे में आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का जो टोटल हाइट होता है वो 30 मीटर होता है और कुछ ऐसा शेप होता है। बीच का जो ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, 9 मीटर का ये चौड़ा मतलब चौड़ाई होती है और 30 मीटर की इसकी कितना होती है? हाइट होती है। इसको हम बोलते हैं स्टैक, यानी बीच के पार्ट को, और इसको बोलते हैं थ्रोट, और इसको बोलते हैं BOAS। ठीक है, ये होता है नीचे वाला जो होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर, और बीच का जो स्टैक वाला जो टेम्परेचर होता है, यानी इसी में आयरन और लाइम डोलाइम डाल के इसमें स्मेल्टिंग करते हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्टेक वाला जो पार्ट होता है इसका टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री, और इसका होता है 600 से 800 डिग्री टेम्परेचर।
ये होता है ऊपर वाला पार्ट का। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस किसके यूज में होता है? पिग आयरन बनाने के काम आता है। पिग आयरन, प्लीज़ कीप इन माइंड, ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन के लिए यूज किया जाता है। ये आयरन और यानी रिडक्शन प्रोसेस के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज, तुमने पढ़ा अप्रोक्सीमेट हाइट कितना होता है? 30 मीटर होता है। मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज अबाउट, ठीक है, तो 9 मीटर होता है। इंटरनल डायमीटर में बताया 9 मीटर होता है। द पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस अबव द वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, यानी वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन ये, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टैक। ठीक है, स्टैक। पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस बिलो द वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, स्टैक के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? BOSH, बॉस। द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ, चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो चार्ज डाला जाता है यानी उसमें क्या क्या चीज़ें मिलके बनी होती है, किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में देखिए, ये याद रखिए, कैल्साइन और जो होता है 8 पार्ट होता है, कोक 4 पार्ट होता है, लाइमस्टोन 1 पार्ट होता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कोक 4 पार्ट होता है इसका, लाइमस्टोन 1 पार्ट, यानी जितना पार्ट उसमें से कोक जो है 4 पार्ट होता है और कैल्सिनाइन और का 8 पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चार्ज इज फीड इनटू ब्लास्ट फर्नेस थ्रू, थ्रोट के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, थ्रोट के थ्रू डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, मैंने क्या बताया? लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस द टेम्परेचर इज 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। इन द मिडिल पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस द टेम्परेचर इज, मिडिल पार्ट का, ठीक है, 800 से 1000, मैं बताया 800 से 1000 डिग्री, जो बीच का पार्ट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 800 से 1000, नीचे का होता है 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ अपर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जोन ऑफ रिडक्शन, ठीक है, अपर पार्ट ब्लास्ट फर्नेस का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। इज, टेम्परेचर बोल रहा है अपर पार्ट का ब्लास्ट फर्नेस का क्या होता है? नीचे वाले मिडिल वाले पार्ट से कम होता है कि ज़्यादा होता है? तो अपर पार्ट का क्या होगा? कम होगा, यानी लेस देन दैट ऑफ मिडिल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल यूज इन ब्लास्ट फर्नेस इज, ब्लास्ट फर्नेस में जो फ्यूल यूज किया जाता है वो क्या क्या यूज किया जाता है? कोक, कोल, वुड, प्रोड्यूसर गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एसएससी रेलवे में ये मतलब दोबारा पूछा जाता है, मतलब हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप बिल्कुल याद रखिए। देखिए, कोल क्या होता है? कोयला। और कोक क्या होता है? जब कोयले को पीस दिया जाता है, प्लोराइज कर दिया जाता है, तो वो कोक बन जाता है। इसको कोक मतलब पाउडर के फॉर्म में बना जाता है तो उसको कोक बोलते हैं। और कोक पाउडर के फॉर्म में जब हम उसमें उसमें डालते हैं, कोयला तो जानते ही हीट करने के लिए होता है, जब कोक के फॉर्म में कर दिया जाता है, जब यानी पाउडर के फॉर्म में कर दिया जाता है उस कोल को, तो उसको जलना मतलब वो बहुत आसानी से जल जाता है। ठीक है, तो फ्यूल को आप जैसे अब सिंपल तरीके से आप सोच सकते हैं कि कोयले को डालेंगे तो उसको पहले ऊपर का लेयर गर्म होगा, फिर उसके बाद हीट करेगा, कोक रहेगा तो तुरंत का तुरंत जल जाएगा और हाई मात्रा में टेम्परेचर जनरेट करेगा। तो द फ्यूल यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज कोक। कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस क्यों किया जाता है? सप्लाई हीट, ओनली हीट सप्लाई करने के लिए आता है। सप्लाई हीट टू रिड्यूस और विथ मेल्ट द आयरन। ठीक है, हीट सप्लाई करता है और हीट सप्लाई करके आयरन को मेल्ट करता है और ओर को रिड्यूस करता है, रिड्यूस ओर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयरन ओर इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एक्ट एज एन आयरन बेयरिंग मटेरियल। ठीक है, आयरन ओर इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एक्ट एज ए आयरन बेयरिंग मटेरियल। यस, ठीक है, आयरन ओर इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर डाला जाता है वो बेयरिंग मटेरियल के रूप में एक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइम स्टोन इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस डीकम्पोज टू गिव लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड द लाइम दस कंटेन, ठीक है, लाइम स्टोन जो होता है इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस डीकम्पोज टू गिव लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड द लाइम दस ऑब्टेन, तो ये फॉर्म होता है फॉर्म से स्लैग बाई कंबाइनिंग विद इम्प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लैग फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के स्लैग से क्या होता है, क्या बनाया जाता है, इट यूज एज ए बैलेस्ट फॉर रेल रोड वगैरह बनाने में काम आता है। आप देखे होंगे कि रोड वगैरह बनाने में जो टार यूज किया जाता है वो सब स्लैग ही होता है ब्लास्ट फर्नेस का। और वो क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस वगैरह से मिलकर बना होता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जो ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकलता है जिसको हम बाहर छाट के रख देते हैं वो सब ये सब चीज़ों में यूज होता है, जो रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आयरन द प्रेजेंट ऑफ कार्बन इन फ्री फॉर्म इज कॉल्ड ग्रेफाइट। आयरन में द प्रेजेंट ऑफ कार्बन इन फ्री फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कार्बन प्रेजेंट रहेगा फ्री फॉर्म में दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। द कार्बन इन, आपने देखा होगा कि ये जो पेंसिल है, पेंसिल का जो नीव है, ठीक है, ये जो ब्लैक, ठीक है, ये भी ग्रेफाइट होता है। ध्यान दीजिए ये एक ग्रेफाइट होता है क्योंकि फ्री फॉर्म में, ये कार्बन ही है फ्री फॉर्म में, कार्बन है फ्री फॉर्म में, ये ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन इन पिग आयरन वेरियस फ्रॉम, पिग आयरन में कितना परसेंटेज होता है, कार्बन होता है 1 से 5%, ठीक है। ये याद रखिए, दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए इसको कि पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज 1 से 5% होता है। और पिग आयरन के बाद में कास्ट आयरन में आयरन की परसेंटेज कितनी होती है, 1.7 to 4.5% होती है। और क्यूपोला और जो रफ आयरन जो होता है उसमें 99.9% आयरन होता है, यानी लगभग पुली प्योर होता है जो का आयरन, वो रफ आयरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूपोला इज यूज टू मैन्युफैक्चर, क्यूपोला बताया मैं, क्यूपोला यूज किया जाता है कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर करने में, कास्ट आयरन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री कार्बन इन आयरन मेक्स द मेटल, फ्री कार्बन आयरन में है तो मेटल को क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड गिव ए कोर्स ग्रेन्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन अगर फ्री फॉर्म में है, फ्री कार्बन, उसमें कोई कंटामिनेंट नहीं है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, जैसे ये इसका नीव है, आपको छूएंगे एकदम सॉफ्ट रहेगा। और वो क्या देगा, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा कोर्स रहेगा। कोर्स मतलब फाइन, और कोर्स में फाइन मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा, कोर्स मतलब थोड़ा बड़ा, ये ऐसे करके आप थोड़ा समझ लीजिए। आप मतलब चीज़ों को ईजी करके याद रखिए, ईजी, आप जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आप समझिए उसको, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अदरवाइज आप किताबों की लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे तो वो भूल जाता है कुछ समय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंबाइन कार्बन इन आयरन मेक्स द मेटल, कंबाइन कार्बन इन आयरन मेक्स द मेटल, कंबाइन अगर कार्बन में अगर कुछ मतलब मेटल कंटामिनेंट रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड गिव ए फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हार्ड एंड गिव्स ए फाइन ग्रेन, अगर कार्बन में हम कुछ कंटामिनेंट मिलाते हैं तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है और वो देता है फाइन ग्रेन्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरियस फ्रॉम, ठीक है, मैंने बताया कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 1.7 to 4.5% होता है। द कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर इन, कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर किया जाता है किसमें, तो वो है क्यूपोला में, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, क्यूपोला इसमें। कास्ट आयरन इज ए, कास्ट आयरन क्या होता है, सिंपल सी बात है, ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्ट आयरन इज यूज्ड इन दोज पार्ट्स विच इज सब्जेक्टेड टू शॉक्स, यानी उस पर लोड लगेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो कास्ट आयरन यूज टू दोज पार्ट्स विच इज सब्जेक्टेड टू शॉक्स, गलत है ये, रॉन्ग,
ठीक है। कास्ट आयरन का यूज वहाँ पे किया ही नहीं सकता क्योंकि उस पर लोड लगेगा तो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन हैज। कास्ट आयरन कैसा होता है, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी होती है, गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस तरह से 50 क्वेश्चन ये पूरे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं ऐसे ही इन क्वेश्चंस को एक एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं 1 बाय 1 सीरीज वाइज पार्ट वाइज मैं लेके आऊँगा। और एक सब्जेक्ट में 400 क्वेश्चंस रहेंगे। आप 400 क्वेश्चंस को बस मेरे वीडियोस को आप देख लीजिए, मैं उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल रटने की रटने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल